ध्यान रखना। चलिए आज हम बात करेंगे, आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, बंधुता के आधार पर वर्गीकरण ठोसों के। हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने पढ़ा था संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर वर्गीकरण हमने ठोसों का कितने प्रकार का पढ़ा था? 2 प्रकार का, एक क्रिस्टलीय ठोस था और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस था। ठीक है, आज भी हम ठोसों के वर्गीकरण की ही बात करेंगे, लेकिन आज ठोसों के वर्गीकरण का आधार क्या होगा? जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, बंधुता के आधार पर वर्गीकरण। तो आप यहाँ स्क्रीन पे ये 4 चित्र आप देख रहे हैं, देखिए 4 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो इनके बारे में हमको देखना है, 4 चित्र किस प्रकार के ठोसों के बारे में वो देखना है, और इनमें क्या क्या बातें हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, बंधुता के आधार पर ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कुछ ऐसा किया गया है कि यहाँ पे बंधुता के आधार पर 4 प्रकार के यौगिक, 4 प्रकार के ठोस होते हैं। पहला जो चित्र आपको दिख रहा है वो है आयनिक ठोस का। दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है वो है धात्विक ठोस। ठीक है बच्चों, तीसरा आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें वो है सहसंयोजक ठोस, और आपको जो अंतिम दिखाई दे रहा है ये है आणविक ठोस। इसका मतलब मुख्य रूप से हमें 4 प्रकार के ठोस बंधुता के आधार पर पढ़ने हैं, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और आणविक ठोस। इसमें सबसे पहला हम प्रारंभ करेंगे आणविक ठोस से। ठीक है, चलिए आते हैं हम आणविक ठोस पे, आयनिक ठोस पे, सॉरी माफ करना, आयनिक ठोस से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत आसान सी बात है, आपने खाने का नमक यूज़ करते हो, आप खाने का नमक खाने में डालने का काम है ना, जिसको आप खाने में डालते हो, आपने देख रखा है उसको बहुत अच्छे से, उसमें NaCl होता है उसका सूत्र। ठीक है, तो खाने के नमक में जो सूत्र होता है वो है NaCl। आपको पता भी है NaCl एक आयनिक प्रकार का यौगिक है जिसमें Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। तो बस यहीं से स्टोरी चालू होती है। आयनिक ठोस का मतलब होता है ऐसे ठोस जिनमें आयनिक आयंस उपस्थित हो, धनायन उपस्थित हो, जिनमें ऋणायन उपस्थित हो, जैसे कि NaCl। NaCl के अंदर सोडियम धनायन उपस्थित है और क्लोरीन ऋणायन उपस्थित है। तो जितने भी प्रकार के आयनिक बंध वाले यौगिक हैं, जैसा कि आप जानते हैं NaCl में कौन सा बंध उपस्थित है? तो आयनिक बंध उपस्थित है, NaCl में आयनिक बंध उपस्थित है। तो आयनिक ठोस, तो नाम से क्लियर है, आयनिक ठोस मतलब कि आयनिक बंध जिन यौगिकों में है वो वाले ठोस यहाँ पे आप वर्गीकृत करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम पे प्लस आता है और क्लोरीन पे माइनस आता है, तो यहाँ पे भी कौन सा बंध उपस्थित है? आयनिक बंध। धनायन सीजियम है, ऋणायन क्लोरीन है, धनायन ऋणायन के बीच में किस प्रकार का बंध? तो आयनिक बंध। आइए अब देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए आपको चित्र के अंदर प्लस चार्ज, प्लस दिखाई दे रहा है और माइनस दिखाई दे रहा है। आसमानी बॉल पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं NaCl की बात करता हूँ या मान लीजिए मैं CaCl की बात करता हूँ, सीजियम क्लोराइड की, तो सोडियम और सीजियम जो धनायन है वो ये आसमानी कलर की बॉल से प्रदर्शित हो जाएगा। और इसकी संरचना में जो पीले कलर की बॉल हैं, ये पीले कलर की बॉल क्या हो जाएंगी? ये पीले कलर की बॉल आपकी हो जाएंगी क्लोरीन आयन की हो जाएंगी। तो इस प्रकार से पूरे ये तंत्र के अंदर आसमानी बॉल जो है वो सोडियम को और पीले कलर की बॉल जो है वो क्लोरीन को प्रदर्शित करेंगी। तो ये क्लोरीन को प्रदर्शित कर रही है, ये इस तरह से है ना, ये देखिए ये क्लोरीन को प्रदर्शित कर रही है सारी पीले कलर की बॉल, और जो आसमानी बॉल्स होंगी वो सोडियम को प्रदर्शित करेंगी, तो ये सोडियम को। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और भी सारे जो आसमानी और पीले कलर की बॉल्स है उनको आप आसमानी को सोडियम, क्योंकि उस पर प्लस है, और पीले कलर की बॉल्स हो जाएंगे क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ अवयवी कण मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ अवयवी कण मुख्य रूप से आपको आयंस देखने को मिल रहे हैं, सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन। इसी प्रकार से अगर CaCl होगा, सीजियम क्लोराइड होगा,
तो सीजियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन। इसका मतलब आयनिक ठोस में अवयवी कण हम क्या लिखेंगे? आयनिक ठोस में अवयवी कण हम लिखेंगे धन आयन एवं ऋण आयन। तो धन आयन एवं ऋण आयन, ठीक है। आयनिक ठोस में किस प्रकार का आकर्षण बल होता है? सोडियम और क्लोरीन आयन जो भी है उनमें आयनिक बंध होता है। तो आकर्षण बल के लिए हम क्या लिखेंगे? आयनिक बंध। तो जब भी आपको चीजें याद ना आए तो आप तो NaCl को याद रख लो, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। चलिए गलनांक क्वथनांक की बात करते हैं। अगर आपको पता हो या आपने कहीं पढ़ा हो तो NaCl का जो गलनांक होता है ना बच्चों, वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए थोड़ा, पानी का जो क्वथनांक है वो भी 100 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे तो NaCl का गलनांक जो है वो ही 801 डिग्री, मतलब कि बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा, बहुत उच्च होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन, इसके बीच में किस प्रकार का बंध है? आयनिक बंध। और जहाँ पे भी आयनिक बंध होगा उन ठोसों का गलनांक क्या हो जाएगा? अति उच्च। तो ये बहुत उच्च प्रकार के गलनांक क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। देखिए गलनांक उच्च होगा तो सीधी सी बात है क्वथनांक तो और ज्यादा उच्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि NaCl का जो गलनांक होता है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत उच्च गलनांक है ये। अब बात करते हैं चालकता की। देखिए NaCl ठोस अवस्था में आपको दिखाया गया है, ठीक है। जब NaCl ठोस अवस्था में है तो भैया Na और Cl के बीच में एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। उस आकर्षण को हमने क्या बोल दिया? आयनिक बंध। आयनिक बंध प्रकार का आकर्षण बल है। तो अगर आकर्षण बल है तो इसमें धनायन और ऋणायन जो हैं, मतलब कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं, वो आसानी से इधर उधर बह नहीं पाएंगे, हिल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे चालकता जो ठोस अवस्था में होगी वो जीरो होगी, वो चालकता होती नहीं है यहाँ पे। क्योंकि चालकता का मतलब क्या है? किसी ना किसी प्रकार के चलने वाले, तंत्र में चलने वाले कुछ न कुछ कण होने चाहिए। अब यहाँ पे जो धनायन और ऋणायन है वो ठोस अवस्था में बंधे हुए, चल नहीं पाते, तो चालकता हो जाएगी निम्नतम नगण्य शून्य, बिल्कुल। लेकिन मान लो आप इस ठोस को आप बदल देते हो किसमें? द्रव अवस्था में। अब जैसे आप द्रव अवस्था मतलब कि आपने इसको पिघला दिया, तो पिघलना, जब ये NaCl पिघलेगा तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव में अब सोडियम धनायन और क्लोरीन के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। आपको मैंने बता रखा है ठोसों की तुलना में द्रव के अंदर अवयवी कणों की दूरी बढ़ जाती। तो अब द्रव अवस्था में सोडियम प्लस यहाँ है तो क्लोरीन माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा सोडियम प्लस यहाँ, मतलब कि किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं है, ये दूर दूर व्यवस्थित है एक दूसरे से। और पूरे विलयन में धनायन ऐसे बह रहे हैं, ये देखिए ये बह रहा है धनायन पूरे विलयन में, ये है ना ऋणायन बह रहा है, ये धनायन बह रहा है इस तरह से, फिर ये ऋणायन बह रहा है ना। तो कहने का मतलब इस पूरे तंत्र के अंदर ये बहते रहते हैं। कौन? धनायन एवं ऋणायन। और जब धनायन और ऋणायन विलयन के अंदर बहने का काम करेंगे, मतलब कि चलने फिरने का काम कर रहे हैं, तो चलने फिरने का काम कर रहे हैं मतलब कि चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ चालकता ठोस अवस्था में तो नहीं होती है, परंतु द्रव अवस्था में यहाँ चालक बहुत अच्छे होते हैं, है ना, चालकता उच्च होती है। हम ये लिख लेते हैं द्रव अवस्था में उच्च चालकता होती है। अब उदाहरण, तो जितने प्रकार के आयनिक यौगिक हैं वो आयनिक ठोस के उदाहरण में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए NaCl हो गया, जैसे मान लीजिए KCl हो गया, जैसे मान लीजिए सीजियम क्लोराइड हो गया, आदि आदि, है ना। तो ये आदि आदि, ठीक है, ये क्या हो गया? आयनिक प्रकार के ठोस। चलिए अब बात करते हैं दूसरा आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं धात्विक ठोस। देखो धात्विक ठोस बहुत ही आसान, आप धातु को जानते हैं। सबसे सामान्य धातु जो हमारी पृथ्वी पे उपलब्ध है और जो हमारे घरों में काम में आता है वो है लोहा, आयरन। तो आयरन एक धातु है। बात करें कॉपर के बर्तन देखें आपने, तांबे के बर्तन,
वो धातु है। सोडियम जिसको आप केरोसिन में रखते हैं डर के मारे कि भैया हवा में खुला रहेगा तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, हाथ जल सकता है, हाथ पे आपने खुला रख दिया सोडियम को तो हाथ में आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह से आपने सिल्वर धातु पढ़ा होगा। जितने भी प्रकार के धातु हैं वो सारे के सारे धात्विक ठोस में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे सामान्य उदाहरण क्या ले लेते हैं, आयरन। तो आयरन एक धातु है जो कि धात्विक ठोस का उदाहरण है। मान लीजिए मैंने लिखा सोडियम, तो सोडियम भी एक प्रकार का क्या है, धातु, तो ये हो जाएगा धात्विक ठोस। चलिए अब आपको पता है कि सोडियम जो होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, थोड़ा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं बच्चों, तो हम आगे की बात कर सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें भी। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बता दीजिए। तो देखिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपके कमेंट पढ़ना पसंद करूंगा, मैं आपके नाम लेकर के कमेंट पढ़ना पसंद करूंगा। बहुत अच्छा, असनत, फतिमा, अनीश, अवनीश, वाल्मीकि, ब्रिज कुमार, ठीक है ठीक है, विष्णु, अमन, बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब इधर सुनिए, देखिए आपने इस प्रकार का कुछ विन्यास पढ़ा है आपने। सोडियम में नियोन गैस का विन्यास होता है और इसका जो बाह्यतम कोश है, तीसरा कोश, उसमें 3s1 लिखते हो आप, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने सोडियम का, नियोन, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर आप 3s1 लिखते हो, ठीक है। चलिए नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान रखना, ये उसका विन्यास होता है, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो 11वीं कक्षा की हैं तो आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो छोटी छोटी बातों से हमारा जो चैप्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए अब देखिए सोडियम क्या करता है, ये बाह्यतम कोश जो है ना, ये सोडियम का है, तीसरा वाला कोश क्या है, बाह्यतम कोश है। तो बाह्यतम कोश आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो सोडियम जब अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, धनावेश, और ये इलेक्ट्रॉन आपने त्याग दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया है ना भैया, ये त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि भैया पहले ये इलेक्ट्रॉन जो आपने त्याग दिया, जिसको आप मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, पहले ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था। किस कक्षा में बंधा हुआ था, सोडियम की तृतीय कक्षा में। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, तीसरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन जो है 3s1, तो उसके अंदर 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ था। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, मुक्त, स्वतंत्र हो चुका है, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो चुका है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम पे क्या आ गया, धनावेश। तो धनावेश आने की वजह से अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बच जाएगा, नियोन। बाय नियोन 3s1, सोडियम का विन्यास क्या था, नियोन 3s1। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3s1 में तो अब 0 रह गया। तो मुख्यतः अब इलेक्ट्रॉन कौन से रह गए, नियोन वाले। तो ये नियोन वाले, अब ये जो नियोन वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि संयोजी कोश के, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद में अब सोडियम प्लस का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह गया, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप क्या बोलते हैं, कर्नेल। क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो सोडियम पे प्लस आवेश का मतलब उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब कि नियोन, उसको आप क्या बोलेंगे, कर्नेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, मुक्त। तो धात्विक ठोस में बच्चों ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं, ये देखिए यहां मैंने क्या लिख रखा है, ये ग्रुप 1 मेटल। तो मतलब कि ये वर्ग प्रथम, आवर्त सारणी में आपने वर्ग प्रथम के धातु पढ़े। वर्ग प्रथम के धातु में कौन कौन से आते हैं, सोडियम, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, ये आते हैं।
तो ये सारे इसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपने सोडियम लिखा, अब सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब सोडियम पे क्या आवेश आ गया, ये धनावेश आ गया। चलिए आगे की बात करते हैं। ये दूसरा सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पे क्या आवेश आ गया, धनावेश आ गया। ये सोडियम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पे क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या कहलाएगा, कर्नेल, क्योंकि सोडियम पे आवेश क्या आ गया, धनावेश आ गया। तो सोडियम पे धनावेश आने की वजह से इसका विन्यास क्या कहलाएगा, कर्नेल कहलाएगा। तो अब बच्चों यही हो रहा है कि यार यहाँ पे ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे धनावेश आ गया। ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये धनावेश आ गया। तो यहाँ पे आप क्या देखते ना, अब सोडियम का धनावेश और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक प्रकार का मैंने ये ग्रीन पेंसिल से, हरी पेंसिल से एक बंध बता रखा है। इसी बंध को बोलते हैं धात्विक बंध। मतलब कि सोडियम के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच में जिस भी प्रकार का आकर्षण बल है उसको हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपको चित्र के अंदर अवयवी कण क्या दिखाई दे रहे हैं, धनावेश दिखाई दे रहे हैं, धातु दिखाई दे रहे हैं, और धातु के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अवयवी कण तो क्या हो जाएंगे, अवयवी कण यहाँ हो जाएंगे धातु, एवं यहाँ आप दूसरा क्या लिखते हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा आकर्षण बल की बात करें तो देखिए आकर्षण बल मैंने क्या लिखा है, देखिए आकर्षण बल सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन के माइनस के बीच में जिस प्रकार का आकर्षण बल है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने धात्विक बंध बोल दिया। तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, धात्विक बंध प्रकृति का। ठीक है। अब बात करें गलनांक क्वथनांक की। ठीक है। अब गलनांक क्वथनांक की बात करें तो देखिए गलनांक क्वथनांक की बात करने से पहले हम एक काम करते हैं कि ये वर्ग संख्या 2 जो है ना, ये देखिए ग्रुप 2 मेटल, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये है वर्ग 2 के धातु। वर्ग 2 में क्या क्या आते हैं, मैग्नीशियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, कैल्शियम आता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों, याद होना चाहिए आपको। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन 3s2। अब मैग्नीशियम मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो ये जो बाह्यतम कक्षा में ये बाह्यतम कोश, इस बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों के, इस बाह्यतम कोश के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो मैग्नीशियम इस बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देगा। तो ये बन गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के जब निकल जाएंगे तो मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, कर्नेल। तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, कर्नेल। तो ये मैग्नीशियम कर्नेल वाला हो गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ये मैग्नीशियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो ये मैग्नीशियम पे क्या आवेश आ गया, +2। नीचे भी ये मैग्नीशियम है, इसने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आवेश आ गया, +2। यहाँ ये मैग्नीशियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी त्याग दिया, तो इस पे क्या आवेश आ गया, +2। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम पे जिस प्रकार का आकर्षण बल है वही क्या हो जाएगा, धात्विक बंध। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी एक बात, अगर मैं लोहे की बात करूँ ना, तो लोहे के अंदर, आयरन के अंदर उसका जब गलनांक देखा जाता है ना, तो आयरन का गलनांक आपको ध्यान हो तो 1538 डिग्री सेल्सियस है। बहुत उच्च प्रकार का गलनांक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर धात्विक प्रकार के बंध है जो कि उच्च आकर्षण बल वाले बंध होते हैं, इसलिए यहाँ गलनांक बहुत उच्च हो जाते हैं।
और ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उच्च प्रकार का आकर्षण बल होता है। तो आप देख रहे हैं कि लोहे का जो गलनांक बिंदु है वो 1538 है, और आयनिक ठोस जो थे NaCl उसका गलनांक कितना था 801 डिग्री। तो आयनिक ठोसों से भी उच्च प्रकार का यहाँ गलनांक होता है। इसका मतलब गलनांक उच्च है तो क्वथनांक तो उच्च होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अति उच्च गलनांक एवं क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। हाँ, मैं आपका एक क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा। कौन सा क्वेश्चन है आपका? कर्नल क्या है? देखिए कर्नल बहुत आसान, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे ना, जैसे सोडियम है, सोडियम में बाह्यतम कोश कौन सा? तीसरा। बाह्यतम कोश तीसरा जो है, उस तीसरे कोश के इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे ना, तो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी को कर्नेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये कर्नेल होता है, यहां आपको ध्यान रखना है। यहां बात करते हैं चालकता की। चालकता क्या होती है? तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बहते रहते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स ये बह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहते रहेंगे इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहते रहेंगे। और भैया इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गंगा बह रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बहने का काम करते हैं धातु के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन्स बहने का काम करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, बहुत उच्च, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की गंगा बह रही है। तो यहाँ पे चालकता अति उच्च हो जाएगी, चालकता अति उच्च। ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से प्रवाहित हो रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण किसी भी प्रकार की धातु, मतलब कि आप सोडियम धातु मान लो, कॉपर धातु मान लो, सिल्वर धातु मान लो, तो सारे प्रकार की धातु, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन आदि आदि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। चलिए अब देखिए सहसंयोजक ठोस। चलिए आपने एक उदाहरण सुना होगा, हीरा। हीरा बहुत महंगा आता है, बहुत कॉस्टली होता है ना। हीरा है सबके लिए, सदा के लिए। ठीक है, हीरे की बात करें तो देखिए हीरे की संरचना कैसी होती है। तो हीरे की संरचना पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सहसंयोजक प्रकार के ठोस पढ़ रहे हैं बच्चों, पहली बात तो। अब सहसंयोजक प्रकार के ठोस नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक ठोस है तो अवयवी कणों में बंध कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजी बंध हो जाएगा। आयनिक ठोस है तो अवयवी कणों में बंध कौन सा हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। धात्विक ठोस है तो अवयवी कणों में बंध क्या हो जाएगा, धात्विक बंध हो जाएगा। मतलब कि यहाँ सहसंयोजी ठोस जो भी हैं उनमें अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजी बंध होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने एक सहसंयोजी ठोस का आपको चित्र बना करके दिया है, और ये कौन सा है, ये सहसंयोजी ठोस है हीरा। हीरे की संरचना में क्या होता है बच्चों कि एक कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु ऊपर एक कार्बन परमाणु से, दाईं तरफ एक कार्बन परमाणु से, नीचे एक कार्बन परमाणु से, और बाईं तरफ एक कार्बन परमाणु से। मतलब कि दाएं बाएं ऊपर नीचे कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, 4 संयोजकता, वो कार्बन की चारों संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती है। और वो जो कार्बन परमाणु ना, वो भी आगे दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो ये कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, वो वाले कार्बन परमाणु भी आगे और कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से। इस प्रकार से कार्बन परमाणु आगे दूसरे कार्बन परमाणु, और वो आगे वाले कार्बन परमाणु अगले वाले कार्बन परमाणु से आपस में जुड़े रहते हैं, और एक बहुत ही त्रिविम सघन जालक बन जाता है। तो ये त्रिविम सघन जालक संरचना बन जाती, त्रिविम सघन जालक संरचना बन जाती है। अब आप सोचिए, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ गए, बहुत सारे कार्बन जुड़ गए और त्रिविम में सघन जालक संरचना बन गई। तो यहाँ जो भी कार्बन कार्बन है,
तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कार्बन कार्बन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो ये दोनों ही कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सहसंयोजक बंध। इसका मतलब यहाँ पे आकर्षण बल किस प्रकार का हो गया? सहसंयोजक बंध प्रकार का। तो आप यहाँ हीरे में अवयवी कण क्या देख रहे हैं? कार्बन परमाणु। क्या देख रहे हैं? कार्बन परमाणु। इसका मतलब अवयवी कण यहाँ क्या हो जाएंगे? परमाणु। आकर्षण बल कार्बन कार्बन के बीच में आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए बच्चों, सहसंयोजक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आकर्षण बल क्या हो जाएगा? सहसंयोजक प्रकार का आकर्षण बंध हो जाएगा। गलनांक और क्वथनांक। अब देखिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। डायमंड, सिलिका, ये बहुत उच्च गलनांक वाले होते हैं। आपको अगर पता हो तो एक जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का एक प्रश्न बनता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला उच्च गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है? कोई बताएगा मुझे प्रकृति में पाया जाने वाला उच्च गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है? कमेंट बॉक्स पे अपने आंसर लिख करके बताएं। आपके आंसर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना आंसर लिख करके बताएंगे उतना हमारे अंदर बहुत जोश आएगा। डबल, ट्रिपल, दुगुना, तिगुना। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, प्रकृति में पाया जाने वाला उच्च गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है, अगर आपने सुना हो तो। देखिए कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं हीरा, तो यही बात है। हीरा जो है वो प्रकृति में सबसे उच्च गलनांक वाला पदार्थ है। प्रकृति में पाया जाने वाला उच्च गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा। तो आप सोचिए कि उच्च गलनांक वाला पदार्थ हीरा। देखिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। डायमंड, गोलू, कुकी, शैलेंद्र, अनुज, बहुत बढ़िया। अंशुमन, बहुत बढ़िया। राजेश, यार मजा आ गया। मतलब ये जबरदस्त, मतलब आपका जोश देख करके हमारा जोश डबल हो गया, मतलब ट्रिपल हो गया। मतलब बहुत 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 बढ़िया। चलिए, तो हीरा जो है वो उच्च गलनांक वाला है, ठीक है, उससे ज्यादा गलनांक वाला पदार्थ है ही नहीं। तो गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक ठोसों के क्या हो जाएंगे? बहुत उच्च। क्यों? क्योंकि एक त्रिविम सघन व्यवस्था बन जाती है सहसंयोजक बंध से। तो गलनांक क्वथनांक अति उच्च, बहुत ज्यादा अति उच्च गलनांक क्वथनांक होते हैं। चालकता की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे कोई भी हिलने डुलने वाले, चलने फिरने वाले आपको कोई अवयवी कण दिख रहे हैं? मैंने बोला कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहा है, बहुत मजबूत दोस्ती निभा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो भाई मजबूत दोस्ती है, एक दोस्त चाहता ही नहीं कि दूसरा वाला दोस्त कहीं और जाए, कहीं हिले डुले, कहीं चल करके कहीं और जाए, मतलब कि चलने फिरने की बात आएगी ही नहीं इसमें। तो चालकता, चलना फिरना नहीं, अवयवी कण चल फिर नहीं सकते। चालकता क्या हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, जीरो, निम्न। तो यहाँ चालकता निम्न या नगण्य बोल सकते हैं आप। निम्न, इसको आप नगण्य भी बोल सकते हैं। अब आप एक बात सुनिए, कुछ बच्चों ने किताब में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जहाँ विज्ञान है वहाँ अपवाद होता है। विज्ञान में अपवाद ना हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। विज्ञान में अपवाद तो बहुत सामान्य बात है, तो अपवादों को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। तो यहाँ पे भी एक अपवाद बनता है, उसको स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट बच्चों एक ऐसा उदाहरण है जो कि सहसंयोजक ठोस का है, परंतु चालकता प्रदर्शित करता है। तो ये उच्च चालकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपके कुछ कमेंट में देखना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, सहसंयोजक ठोसों की चालकता निम्न है, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। मैं बोल रहा हूं लेकिन एक अपवाद है यहाँ पे, ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है। अब ग्रेफाइट अपवाद क्यों है? क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट अपवाद क्यों है? तो ग्रेफाइट का जो संरचना है उसे मैं आपको बहुत डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ाऊंगा। उसमें ग्रेफाइट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम बताएंगे वहां कि वहां इलेक्ट्रॉन्स कैसे उपस्थित हैं, वहां उपस्थित होते हैं, चालकता होती है। तो
चालकता कैसे होती है वहां हम बाद में, अभी आप याद रख लो कुछ समय के लिए कि भाई अपवाद है तो ठीक है यार, जहां विज्ञान वहां अपवाद, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो क्या उदाहरण, वही हीरा हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। सिलिका में भी ऐसा ही होता है, देखिए सिलिका में बच्चों क्या होता है ना, सिलिका भी एक सहसंयोजक ठोस है। सिलिका में सिलिकन, उसके पास में ऑक्सीजन, उसके पास में सिलिकन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे चलता रहेगा ये, ऊपर भी ऑक्सीजन, नीचे भी ऑक्सीजन, ऐसे सहसंयोजक बंध बना करके त्रिविम जालक बनेगा, तो ये सहसंयोजक बंध। तो सिलिका, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक ठोस हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब आते हैं हम आणविक ठोस पे। देखिए आणविक ठोस बहुत आसान है। आणविक ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जल। क्या होता है, जल। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल का अणुसूत्र क्या है, H2O। चलिए इसको समझते हैं हम, है ना। देखिए आणविक ठोस नाम से ही स्पष्ट है, आणविक ठोस मतलब कि अवयवी कण क्या हो जाएंगे, अणु। तो आणविक ठोस से स्पष्ट होता है अवयवी कण हो जाएंगे यहाँ अणु। पानी के अंदर अणु कौन सा है, H2O। तो यहाँ पे हम पानी को लेकर के आणविक ठोस की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये लाल बिंदु जो है, लाल गेंद जो आपको दिख रही है, इसको हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन पे ये सफेद बॉल जो लगी हुई हैं वो कौन सी हैं, हाइड्रोजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरा जो पानी का अणु है, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन, तो इनके साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बंध, H बंध बना रहा है, H बॉन्ड। देखो सिलिका बच्चों, सिलिकन, देखिए आपका क्वेश्चन आया तो मैं आपको आंसर बताता हूं इस पे जाने से पहले। सिलिका बच्चों दो तत्वों का कंपाउंड होता है, उसमें एक तो सिलिकन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। सिलिका के बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। श्रृंखलित सिलिकन होता है, रेखीय सिलिकन होता है, तो इन सबको हम अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक सिलिकन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन आगे सिलिकन के साथ लगा हुआ है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ऊपर भी ऑक्सीजन नीचे भी, मतलब कि एक त्रिविम सघन संरचना बनती है। तो सिलिका का मतलब अभी आप ये ध्यान रखो, सिलिका मतलब कि उसमें सिलिकन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से परमाणु उपस्थित होते हैं और ये आपस में मिलकर के त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं आणविक ठोस पे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये पानी का एक जो अणु है और पानी का ऊपर की तरफ दूसरा जो अणु है, उनके बीच में ये किस प्रकार का बंध दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पानी के अणु है, ये पानी का अणु और ये दूसरा पानी का अणु, तो इसके बीच में ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये H बंध दिखाई दे रहा है आपको। पानी में कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध। ये जो हाइड्रोजन बंध है वही यहाँ पे अणुओं को आपस में बांधने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी है। तो आप यहाँ अवयवी कण क्या लिखेंगे, अणु, पानी का अणु, तो अणु, तो किसी प्रकार का अणु होगा तो वो अणु यहाँ अवयवी कण में आ जाएगा। आकर्षण बल क्या, तो हाइड्रोजन बंध हो गया, या जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन बंध हो, किसी भी प्रकार का वांडर वाल बंध हो सकता है। अब आपको अकार्बनिक रसायन में वांडर वाल बंध भी 11वीं कक्षा में आपको पढ़ाया गया होगा। वांडर वाल बंध में बहुत सारे प्रकार के बंध होते हैं, जैसे कि यहाँ जो मैंने ये हाइड्रोजन बंध लिखा है ना, ये हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का वांडर वाल बंध है। तो हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, वांडरवाल बंध। ऐसे दूसरे भी वांडरवाल बंध होते हैं, द्विध्रुव होता है, आयन द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पे आकर्षण बल किस प्रकार का है, वांडरवाल। तो ये वांडरवाल आकर्षण बल होता है,
अब देखिए वांडरवाल आकर्षण बल जो होता है ना, ये बहुत ही कमजोर प्रकृति का बंध है, कमजोर प्रकृति का बंध होता है। और कमजोर प्रकृति का बंध आपने पढ़ रखा है कहाँ, 11वीं कक्षा में आ चुका है। वांडरवाल में ज्यादा मजबूती से बंधे हुए नहीं होते अणु। तो कमजोर मतलब कि गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे, निम्न। तो यहाँ पे गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न, क्योंकि कमजोर प्रकृति का बंध है। थोड़ा सा ताप दोगे तो अणुओं के बीच में बंध टूट जाएगा, मतलब कि वो आसानी से ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बहुत ही निम्न प्रकार का गलनांक होता है। चालकता की बात करें तो देखिए आपको यहाँ किसी भी प्रकार के चलने फिरने वाले अवयवी कण नहीं दिखाई दे रहे, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स। देखो चालकता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार के आवेशवाहक होने चाहिए। चालकता प्रदर्शित करने के लिए पदार्थ में आवेशवाहक होने चाहिए। अब क्या यहाँ किसी भी अणु पे आपको कोई आवेश दिखाई दे रहा है, धनावेश या ऋणावेश? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आवेशवाहक क्या है, अनुपस्थित। अगर आवेशवाहक अनुपस्थित हैं तो चालकता क्या हो जाएगी, नगण्य, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी। ठीक है, अब उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो पानी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उदाहरण में CO2 हो जाएगा, CO2 भी एक अणु है, CO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, आदि आदि। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के हमने केस पढ़े, 4 प्रकार के हमने ठोस पढ़ लिए बंधुता के आधार पर। तो हम उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आइए थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको हम, है ना। चलिए थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं इसको हम। चलिए आयनिक ठोस, बताइए आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए। आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या, आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। आयन कौन से, धनायन एवं ऋणायन। ठीक है, धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या, धातु एवं इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण क्या, परमाणु। और आणविक ठोस में अवयवी कण मैंने क्या बताया, अणु। ठीक है बच्चों, आकर्षण बल क्या, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस नाम से ही क्लियर है, आयनिक ठोस तो आकर्षण बल आयनिक बंध। तो यहाँ आकर्षण बल क्या हो जाएगा, आयनिक बंध हो जाएगा, आकर्षण बल आयनिक बंध हो जाएगा। धात्विक ठोस में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, धात्विक बंध। धात्विक ठोस तो धात्विक बंध, सहसंयोजक ठोस तो सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध हो जाएगा। और आणविक ठोस में अवयवी कण अणु है। मैंने आपको इनमें आकर्षण बल क्या बताया था, हाइड्रोजन बंध। जैसे पानी है, पानी में आकर्षण बल कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का क्या है, वांडरवाल बंध। तो ये हो जाएगा वांडरवाल बंध हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आप मुझे बताइए गलनांक क्वथनांक आयनिक ठोस में क्या होंगे। गलनांक क्वथनांक आयनिक ठोस में क्या है, उच्च, जैसा कि NaCl। ठीक है, NaCl। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आयनिक ठोस में गलनांक क्वथनांक उच्च, NaCl। NaCl में कितना होता है, 801 डिग्री। धात्विक ठोस लोहा, लोहे का कितना बताया, 1538 डिग्री, तो अति उच्च। और सहसंयोजक ठोस हीरा, हीरे का गलनांक तो सबसे ज्यादा है, प्रकृति में सबसे ज्यादा गलनांक वाला जो पदार्थ है वो हीरा, तो अति अति उच्च, बहुत ही ज्यादा गलनांक, अति अति उच्च। चलिए, और आणविक ठोस में बहुत ही कमजोर प्रकृति का वांडरवाल बंध होता है, तो ये क्या होता है, बहुत निम्न, बहुत निम्न। जैसे कि मान लो पानी, भैया पानी का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, गलनांक क्या है, 0 डिग्री। जबकि आयनिक ठोस जो उसमें NaCl 801 डिग्री, धात्विक ठोस में 1538 होता है लोहे का, और हीरे का तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि है ना। तो इसका मतलब सबसे कम किसका आ रहा है, पानी का ही आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आणविक ठोस में आ जाएगा। चालकता, आयनिक ठोस में चालकता कब प्रदर्शित होती है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में।
और द्रव अवस्था में चालकता प्रदर्शित करने वाले आवेश वाहक कौन है? धनायन एवं ऋणायन। ठीक है। धात्विक ठोस में आवेशवाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की गंगा बहती है, बताया था ना। ये देखिए, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है, चित्र में देखिए इलेक्ट्रॉन्स पूरे तंत्र में से बहता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है। तो यहां बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन की गंगा बहती है। ये याद रखने के लिए, ऐसा लिखना नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की गंगा बहती है, ऐसा लिखना नहीं है। मतलब कि यहां पे आवेशवाहक जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलिए, सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये विद्युत रोधी होते हैं, कुचालक, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। लेकिन अपवाद क्या है इसमें? ग्रेफाइट। याद रखना है, इसको हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, इसको हम अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। अपवाद है यहां ग्रेफाइट, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा आपको ग्रेफाइट। और थोड़ा हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, विद्युत रोधी में थोड़ा आपको अच्छे से लिख करके बता। ये होता है विद्युत रोधी। चलिए, आणविक ठोस में, आणविक ठोस भी क्या होते हैं? विद्युत रोधी। आवेशवाहक अनुपस्थित होते हैं, विद्युत रोधी। चलिए, उदाहरण की बात की तो बताओ आयनिक ठोस में क्या क्या उदाहरण? तो NaCl, CaCl, KCl आदि आदि। धात्विक ठोस में क्या? कॉपर, Ag, Au, सोडियम आदि आदि। और सहसंयोजक ठोस में क्या आता है? सहसंयोजक ठोस के अंदर आता है हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट, ये सारे। हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट बहुत तगड़े, मतलब कि उच्च गलनांक वाले हैं ये सब। ठीक है। फिर बात आती है आणविक ठोस की। आणविक ठोस के अंदर आप देखिए उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे? आणविक ठोस में पानी आ जाएगा, CO2 आ जाएगा और SO2 आदि आदि। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही देखेंगे। बाकी आपके मैं डाउट देख लेता हूं, आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में मैं आपके डाउट पढ़ लेता हूं। बताइए। देखिए, हीरे का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि कार्बन जो होता है वो त्रिविम जालक बनाता है, उसमें आप कार्बन के n नंबर काउंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए, आपको ये हीरे का जो, ये देखिए हीरा, अब आप यहां पे कोई एक कार्बन 3 या कार्बन 4 थोड़ी ना लिख सकते हैं, यहां पे बहुत सारे कार्बन के n नंबर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई एक निश्चित संगठन कार्बन का, मतलब कि n का वैल्यू नहीं, बहुत सारे कार्बन आपस में त्रिविम जालक बनाते हैं। इसी प्रकार से सिलिका की बात करें तो सिलिका में SiO3 का होल n, तो मतलब कि सिलिकन के साथ ऑक्सीजन लगे हुए हैं और बहुत सारे। तो एक जनरल है, या फिर मान लीजिए सिलिका का हो सकता है SiO4-। अलग अलग सिलिका में अलग अलग प्रकार का सूत्र होता है। ठीक है। तो रेखीय सिलिकेट होते हैं, इस तरह से है ना, चक्रीय होते हैं। तो इन सब में अलग अलग प्रकार का सूत्र होता है। जैसे कि एक सूत्र SiO4-, है, एक प्रकार के सिलिका में होता है SiO3 होल n होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, तो हम इनको बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बहुत विस्तृत में देखेंगे। ठीक है। और बताइए, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए।